विभाग विनोद में आज फिर आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद आज सीधे चर्चा करूंगा एक सवाल के साथ, एक राजनीतिक सवाल के साथ। वह यह कि क्या महाराष्ट्र में अभी भी सत्ता संघर्ष जारी है? जी हाँ, यह सवाल खड़ा हो रहा है हाल के कुछ घटना विकास क्रम हुए एकनाथ शिंदे नेतृत्व की सरकार में, उसे लेकर। ध्यान रहे, अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, एनसीपी अजीत गुट के नेता अजीत पवार बैठक में गैरहाजिर रहे। कई सवाल उठे। हालांकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ने यह कहकर मामले को तूल देने से बचाया कि वे अस्वस्थ हैं, लेकिन जो संदेश यह गया और लोगों ने माना कि वह अस्वस्थता वस्तुतः राजनीतिक अस्वस्थता थी। और उसके बाद देखिए, अब एक जो ताजा विवाद है, अजीत गुट के नेता लगातार ट्वीट कर और अन्य साधनों से यह बताने से नहीं चूक रहे हैं कि अजीत पवार शीघ्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अर्थात एकनाथ शिंदे को हटाया जाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान बन चुकी है, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यह देवेंद्र फडणवीस ने बिल्कुल स्पष्ट किया। लेकिन मामला यही समाप्त नहीं होता है, क्योंकि एनसीपी के ही अजीत गुट के एक नेता और एक मिनिस्टर बाबा अत्राम ने साफ साफ कहा कि बहुत शीघ्र ही अजीत पवार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यह तूल पकड़ा कि आखिर ऐसी बातें अभी क्यों उठ रही हैं। अभी सरकार सत्ता में है, महाराष्ट्र का शासन बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लोगों की अत्यंत ही अपेक्षाएं इस सरकार से हैं। क्योंकि ध्यान रहे, महाराष्ट्र का जो महत्व है दोहराना ही होगा, वह न केवल राष्ट्रीय राजनीति के लिए, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्व रखता है। पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र को लगी रहती हैं। यहाँ जितने घटना विकास क्रम होते हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग धंधों के क्षेत्र में, सभी पर पूरे देश की नजरें लगी रहती है। एक प्रकार से महाराष्ट्र मार्गदर्शक की भूमिका में अपना काम करता है। वैसे में अगर यहां राजनीतिक अस्थिरता के संकेत दिए जाएं सत्ता पक्ष के द्वारा, तो यह दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। ध्यान रखिए, जब ये एनसीपी के नेता यह बार बार जब कह रहे हैं कि अजीत पवार शीघ्र ही मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी कि कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस दो टूक शब्दों में इसे इनकार करते हैं, तो यह तो है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें हो रही हैं या हुई हैं जिससे ऐसे चर्चाओं को बल मिल रहा है। आखिर क्यों? यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा आप सभी को, ध्यान में है, जब अजीत पवार ने अपने चाचा, बल्कि अपने आराध्य कहेंगे शरद पवार, एनसीपी के फाउंडर शरद पवार, देश के कद्दावर नेता शरद पवार, भारतीय राजनीति के चाणक्य मानने वाले शरद पवार, उनका साथ छोड़कर, ध्यान रखें, अजीत पवार जब शामिल हुए वर्तमान एकनाथ शिंदे सरकार में, उप मुख्यमंत्री बनाए गए देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब भी उन्होंने यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हां, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। ठीक है, हर नेता की महत्वाकांक्षा रहती है कि वह सत्ता शीर्ष की आसन पर बैठे,
अगर अजित पवार ने ऐसा कुछ कहा तो गलत नहीं था, लेकिन जब कहा गया और जिस संदर्भ में कहा गया उससे तो वही था कि वो अपने चाचा को छोड़कर जब इसमें आए, इस गठबंधन में और सत्ता का हिस्सा बने, तब भी उनके मन में यह आकांक्षा बलवती हो रही थी, मैं उप मुख्यमंत्री तो बन रहा हूं, लेकिन हमें अंततः मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब जिस स्थिरता की बात की, महाराष्ट्र में स्थिर सरकार की बात की, उसकी आवश्यकता की बात की, तब यह पूछा जाए कि आखिर मंत्रिमंडल में रहते हुए उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए जब वो इस तरह की बातें करेंगे और राजनीतिक चर्चाओं के बाजार में शब्दों के द्वारा गर्माहट पैदा करेंगे, तब यह आरोप उन पर लगना स्वाभाविक है कि वे स्वयं ही राज्य सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? अब अभी कुछ माह बचे हैं लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद अगले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। एनसीपी अजित गुट की ओर से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने सभी सीटों पर लड़ने का मन बना लिया है और इसके लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया भी लगभग वो शुरू कर चुके हैं, और वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव में वे अपने उम्मीदवारों को भारी संख्या में जिता करके लाएं और तब अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसका अर्थ तो यह हुआ, अगर इसमें कोई दम है, हालांकि कहने वाले कोई छोटे नेता नहीं है, अजित गुट के एक प्रभावी नेता हैं, उनके प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं, अगर इसमें दम है तो यह तो निश्चित है कि लोकसभा चुनाव तो ठीक है, अब तो कुछ माह बचेंगे, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व अब संभावना यह व्यक्त की जा रही है, अगर इन दावों में दम है, अजित गुट के प्रवक्ताओं के दावों में, तब अगले विधानसभा चुनाव के पूर्व निश्चय ही कोई बड़ा उलटफेर होगा, और यह जो आघाड़ी की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्रित्व में, उसके सामने बड़ी चुनौती खड़ी होगी उनके अस्तित्व को लेकर के। अब यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है और जिसके कारण यह सरकार यहां टिकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र में भी सत्तारूढ़ है, उसका रूप क्या होगा? ध्यान रखें, ये सभी जानते हैं, सभी राजनीतिक समीक्षक एक मत है इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में अगर कोई लक्ष्य है, राजनीतिक लक्ष्य है, तो वह यह कि शिवसेना को समाप्त कर दिया जाए, और इसीलिए उसने जो टूट कराया था, एकनाथ शिंदे को जो लाया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके पीछे यही धारणा बलवती थी कि यहां शिवसेना को, ठाकरे की शिवसेना को कमजोर कर उसे समाप्त किया जाए। रही बात अजित पवार की, एनसीपी एक दूसरी बड़ी ताकत है, चूंकि यह ध्यान रखें कि शरद पवार एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत है जिनकी उपेक्षा कर महाराष्ट्र में कोई भी अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। उस शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जब बगावत किया या बगावत करवाया गया, तो यूं ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, उसके रणनीतिकार जानते हैं कि शरद पवार एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें चुनौती देकर सीधे पराजित नहीं किया जा सकता। आज अजित पवार को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो प्रवक्ता कहते हैं कि वो मराठा चेहरा है, जबकि मराठा चेहरा के रूप में अगर कोई यहां स्थापित है तो वो है शरद पवार।
इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं था जब उन्होंने कहा था अजीत पवार ने कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, कि उन्हें शामिल करने का अर्थ है कि वे चैन से बैठेंगे नहीं। अभी पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल के बैठक में नहीं आए और जब गार्डियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति की बात हो रही थी, तो उन्होंने अपनी शर्तों को मनवाया और पुणे के गार्डियन मिनिस्टर बने चंद्रकांत पाटिल। उनको हटाकर जो एक पुराने खिताब नेता स्वयं अपने आप में है, तो वो मजबूर कर रहे हैं, वो टर्म डिक्टेट कर रहे हैं अजित पवार। और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मजबूर है उनकी बातों को मानने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कम से कम लोकसभा चुनाव के पूर्व सरकार की स्थिरता पर सवालिया निशान लगे, क्योंकि अभी भक्त 2024 का लोकसभा चुनाव एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं घटित हो रही हैं, सामने आ रही हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को नवगठित गठबंधन इंडिया से चुनौतियां मिल रही हैं, उस आलोक में भाजपा शासित राज्यों में सरकारों की स्थिरता अत्यंत ही आवश्यक है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरे देश में शासन कर रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, महाराष्ट्र की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। महाराष्ट्र एक मार्गदर्शक का काम करता रहा है, कर रहा है और आगे भी करेगा। यह भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में पहचानी जाती है। पूरे विश्व की नजरें मुंबई पर लगी रहती हैं। उद्योग धंधों को लेकर पूरा विश्व अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को आतुर रहता है मुंबई में। ऐसे में महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने की इच्छा सभी को रहती है। जानते हैं कि महाराष्ट्र अगर हमारे कब्जे में रहा तो हम राष्ट्रीय राजनीति में भी नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे, या अपनी शर्तों पर, जो भी सत्ता में रहेंगे अपनी शर्तों पर हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में आवश्यकता यह थी और है कि यहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा न की जाए। अब इसकी जिम्मेदारी मुख्यतः, मैं यहां एकनाथ शिंदे को नहीं कहूंगा, मुख्यतः देवेंद्र फडणवीस की है, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा है और एक अच्छे शासक और संगठनकर्ता के रूप में जिनकी पहचान बन चुकी है। उस देवेंद्र फडणवीस से अपेक्षा है कि यह जो ताजा घटना विकासक्रम है, जो अस्थिरता की बातें हवा में उठ रही है, अजीत पवार की महत्वाकांक्षा को लेकर और उनके गुट के द्वारा जो बातें सार्वजनिक रूप से बाहर कही जा रही है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही, इन सब का निराकरण करने के लिए देवेंद्र फडणवीस पहल करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर फडणवीस पहल करते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व भी देवेंद्र फडणवीस की इच्छा के अनुसार ही निर्णय लेगा और उन्हें पूरी छूट देगा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता कायम रहे, सरकार चलती रहे। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस रणनीति बनाए और उस नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में आगे कदम ताल करें। यह अत्यंत ही आवश्यक है। अन्यथा अगर महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है तो इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव, ध्यान है, प्रतिकूल प्रभाव 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। केंद्रीय नेतृत्व ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए हम यह आशा कर सकते हैं कि अजीत पवार की गुट की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो पहल है, वो अपनी जगह, लेकिन अत्यंत ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने को तत्पर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होने देगी जिससे कि यहां सरकार की स्थिरता प्रभावित हो। यह आवश्यक है और हमें पूरा विश्वास है कि जो महाराष्ट्र
आज अगर पूरे भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है, अगर है उसका नेतृत्व अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के जिम्मे छोड़ती है, और जो छोड़ा हुआ है उनकी बातों का संज्ञान लेता है केंद्रीय नेतृत्व, तो देवेंद्र फडणवीस अपनी सूझबूझ से यह सुनिश्चित करेंगे और यह सफल होगी उनकी टीम कि यहां पर वर्तमान शिंदे नेतृत्व की सरकार की स्थिरता पर कोई आघात नहीं पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, उसके बाद अगले विधानसभा चुनाव की उसमें उससे सफलता प्राप्त होगी। यह सुनिश्चित करना देवेंद्र फडणवीस का काम है। केंद्रीय नेतृत्व उनको हर तरह से इसकी छूट दे और उन्हें वह शक्ति प्रदान करे ताकि महाराष्ट्र की राजनीति स्थिर बनी रहे और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी इच्छाएं हैं महाराष्ट्र को लेकर वह पूरी हो सके। धन्यवाद।